तो और फोर्स जो लगेगा किसी भी क्रॉस सेक्शन पे, उस क्रॉस सेक्शन का ओरिएंटेशन कुछ भी हो, फोर्स कैसे लगेगा बेटे? उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगा, है ना। फोर्स जो लगेगा वो वॉट एवर द ओरिएंटेशन ऑफ दैट क्रॉस सेक्शन, फोर्स जो है वो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही लगेगा। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों सब? यस सर। फिर हम बात कर रहे थे किसकी बच्चों? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहे थे, है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, कैसे अपन उसकी वैल्यू लिखते हैं फोर्स अपॉन एरिया लिख करके, ठीक है। इस तरह की बात हम कर रहे हैं। क्यों होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर? क्योंकि अर्थ की सरफेस के ऊपर ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर्स तक क्या है बच्चों? एटमॉस्फेयर की लेयर है, और वो लेयर में जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं उनका वेट है। उसके अलावा बिकॉज ऑफ टेम्परेचर दोज मॉलिक्यूल्स हैव सर्टेन वेलोसिटी, सर्टेन काइनेटिक एनर्जी। तो वो उस किसी भी सरफेस से वो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लगातार कोलाइड करते रहते हैं, एंड इन द प्रोसेस ऑफ कोलिजन वो क्या करते हैं? मॉलिक्यूल्स पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं, पुश टाइप का फोर्स एक्सर्ट करते हैं, है ना। Force due to pressure is always of push type. क्या ये चीज समझ में आती है बच्चों सबको? यस सर। अब देखो, हम बात करते हैं वेरिएशन ऑफ प्रेशर। सर पिछला पेज दिखाएंगे। पिछले पेज पे मैंने कुछ खास नहीं लिखा है, जो पिछली क्लास में लिखा था बस उतना ही, बस ये बात और लिखी। यस सर, हो गया। वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन स्टैटिक फ्लूइड, वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन स्टैटिक फ्लूइड। मतलब कि आप ये मान लीजिए कोई फ्लूइड है, जैसे कंटेनर है जिसमें वाटर भरा हुआ है, और यहाँ पर क्या है, इसके अंदर मैं दो पॉइंट्स लेता हूँ, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। मुझे ए और बी पॉइंट पर प्रेशर में क्या रिलेशन है ये कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करते हैं, जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट के आसपास आप एक छोटा सा हॉरिजॉन्टल एरिया बनाओ, सर्कुलर एरिया। और कैसा है वो? हॉरिजॉन्टल टाइप का, है ना। हॉरिजॉन्टल सर्कल आपने ए के आसपास बनाया, उसके एरिया को आपने कुछ नाम दे दिया डेल्टा एस। फिर बी के आसपास भी आपने क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल एरिया बनाया, उसको नाम दिया आपने क्या, वो भी डेल्टा एस अमाउंट का ही बनाया।
और इन दोनों के हमने सरकमफेरेंस के सारे पॉइंट्स को जो है वो एक साथ ज्वाइन कर दिया, सारे पॉइंट्स को एक साथ ज्वाइन कर दिया। तो ए और बी के बीच में जो पूरे लिक्विड का वॉल्यूम होगा बेटा, वो कैसा हो जाएगा? क्या वो एक सिलिंड्रिकल वॉल्यूम तैयार हो जाएगा बेटे बिटवीन ए एंड बी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. है ना? वो एक सिलिंड्रिकल वॉल्यूम बिटवीन ए एंड बी तैयार हो जाएगा। अब इस सिलिंड्रिकल वॉल्यूम पे जो सराउंडिंग लिक्विड है, इस सिलेंडर के चारों तरफ है, इस सिलेंडर के ऊपर है, सिलेंडर के नीचे है, ये लिक्विड इस सिलेंडर पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा ना। और किसी भी सरफेस पे अगर फोर्स मेरे को लिखना है तो वो कैसा, किस डायरेक्शन में होगा? उस सरफेस के परपेंडिकुलर। जैसे ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो इस पे फोर्स कैसे लगेगा? ऐसे इसके परपेंडिकुलर नीचे की तरफ। इधर हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस पे किधर फोर्स लगेगा? यहाँ से ऊपर की तरफ। जो लेफ्ट साइड में लिक्विड है वो किधर फोर्स लगा रहा होगा? इस पर राइट साइड में वो फोर्स लगा, है ना? जो राइट साइड में लिक्विड है वो किधर फोर्स लगा रहा होगा? वो ऐसे लेफ्ट साइड में फोर्स एक्सर्ट कर रहा। क्या ये बात समझ में आती? अब ये जो ऊपर से नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, क्या इसको मैं प्रेशर एट ए इंटू एरिया ऐसा लिख सकता हूँ? और जो नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है उसको क्या लिख सकते हैं? प्रेशर एट बी मल्टीप्लाइड बाय एरिया। क्यों बेटा? तो क्या हो जाएगा भाई? ये बेसिकली आपके पास हो जाएगा कितना? अच्छा, इसके अलावा और क्या फोर्स लग रहा होगा बच्चों इस पे? मतलब हमने क्या कर लिया बेटे कि हम सिस्टम जो है इस सिलेंड्रिकल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को ही सिस्टम मान रहे हैं। हम सिस्टम सिर्फ किसको मान रहे हैं? ये जो सिलेंड्रिकल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है सिर्फ इसी को सिस्टम मान रहे हैं, है ना? सिस्टम बेसिकली क्या होता है? व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन। पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर ऑब्जर्वेशन, है ना? देखो यूं तो पूरा यूनिवर्स आपस में किसी न किसी तरह से कनेक्टेड है, लेकिन हम एट ए टाइम उसके किसी एक हिस्से को देख के उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो एनी पार्ट ऑफ द यूनिवर्स जिसपे कि हम अभी करंटली फोकस कर रहे हैं उसको हम क्या बोल देंगे बच्चों? सिस्टम। अब एक मुझे बात बताओ कि ये जो सिलेंड्रिकल वॉल्यूम में जो लिक्विड जिसपे अभी अपन अपना ध्यान लगा रहे हैं, ये लिक्विड इक्विलिब्रियम में है क्या बेटा? हाँ सर। ये इक्विलिब्रियम में है तो क्या इस पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए? हाँ सर। हाँ सर। नेट फोर्स 0 होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए और वर्टिकल डायरेक्शन में भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम वर्टिकल इक्विलिब्रियम इसका देख लेते हैं। नाउ कंसीडर vertical equilibrium of this cylindrical volume.
तो ऊपर से नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा, प्रेशर एट ए मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एस। नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, प्रेशर एट बी मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एस। इसके अलावा इस सिलेंडर के अंदर जितना लिक्विड है उसका कुछ मास है, उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg के बराबर लगेगा क्या? यस सर। उस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा एंड दैट इज इक्वल टू mg। अब हम इस पर नेट फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन को 0 कर देते हैं, तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों? आपको मिल जाएगा PB greater than PA डेल्टा S, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, प्लस mg, वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। ये बराबर होना चाहिए किसके? PB डेल्टा S, वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इक्वल टू नेट फोर्स इन upward direction, so that net force is 0. Now, can I write mass of liquid in this cylindrical volume? इस मास को क्या डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऐसा लिख सकते हैं? डेंसिटी इंटू Yes, sir. वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना है इसका? वॉल्यूम इज, देखो ये जो हाइट है ए और बी के बीच की, इस हाइट को अपन h मान लेते हैं। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है बेटे? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर उसका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया डेल्टा एस ही हो जाएगा ना। तो क्या मास को डेंसिटी इनटू वॉल्यूम मतलब रो ए डेल्टा एस ऐसा लिख सकते हैं, इनटू जी। ये किसके बराबर आ जाएगा? प्रेशर एट बी इनटू डेल्टा एस। तो ये डेल्टा एस से डेल्टा एस कैंसिल होता है और हमें मिल जाएगा क्या? प्रेशर एट ए प्लस रो जी। सर एच आएगा ना वहां पर, हाँ आपने सॉरी, ए एच। लिखा है। हाँ एच एच डेल्टा एस, रो जी एच is equal to pressure at B. Yes. Pressure at A plus rho GH is equal to pressure at B. क्या ये बात समझ में आती है? मतलब कि हाँ सर। आप किसी एक पॉइंट पे हो, ए पॉइंट पे, वहां से h डेप्थ नीचे गए। कितना डेप्थ नीचे गए? h डेप्थ नीचे गए, तो प्रेशर कितने अमाउंट से बढ़ गया बेटे? रो जी एच अमाउंट से बढ़ गया, है ना। On moving a depth h, in static liquid, pressure increases by amount, कितना? रो जी, pressure increases by amount रो जी एच, है ना। क्या ये बात समझ में आती? सर आपने यहाँ पे डेल्टा एस को एरिया लिया है ना? डेल्टा एस इज एरिया, यस। डेल्टा एस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सिलेंडर। अच्छा, यहाँ से एक चीज और हमें समझनी चाहिए, क्या कि वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं तो प्रेशर बढ़ जाता है। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाते हैं तो प्रेशर में कोई चेंज नहीं आता, है ना। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाते हैं तो प्रेशर में कोई चेंज नहीं आता।
on moving in horizontal direction in a stationary liquid, change in pressure is 0. क्या ये बात समझ में आती है बेटा? हाँ सर। Yes. ओके, देखो सर नोट करना. नोट करना है. नोट किया बच्चों? सर एक मिनट. हो गया सर. देखो भाई, static liquid means liquid at rest. लिक्विड एट रेस्ट, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है. ऐसा नहीं है कि लिक्विड जो है वो ट्यूब में फ्लो कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह, या वेसल है, वेसल में एक टैप कनेक्टेड है और मैंने टैप ओपन किया हुआ है तो लिक्विड उसके थ्रू फ्लो होके बाहर आ रहा है. ऐसी सिचुएशन नहीं है, है ना. पानी भरा हुआ है रेस्ट पे. अब देखिए बच्चों क्या है. हाँ, जैसा मैंने आपको अभी बताया था कि एटमॉस्फेयर में भी कुछ ना कुछ प्रेशर होता है ना. और उस प्रेशर को हम कैसे मेजर करते हैं, वो हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ डिवाइस व्हिच इज कॉल्ड एज बैरोमीटर, है ना. वैसे प्रेशर की एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, पास्कल. पास्कल. एंड व्हाट इज 1 पास्कल? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल. And what is 1 Pascal? 1 Pascal is equal to 1 Newton per meter square. Basically, if you have a surface of area 1 meter square and a 1 Newton force acts on that surface,
तो उसके प्रेशर को हम क्या कहेंगे, 1 पास्कल, है ना। SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज व्हाट, पास्कल, and 1 Pascal is equal to 1 Newton per meter square. क्या बात समझ में आती है बेटा? यस सर। अब हम क्या है, अलग अलग जगहों पर प्रेशर मेजर करने में इंटरेस्टेड होते हैं कि प्रेशर को कैसे नापा जाए, यहाँ पे कितना प्रेशर है, थोड़ी डेप्थ पे जाके कितना प्रेशर है, किसी चेम्बर ऑफ एयर है तो उसमें कितना प्रेशर लग रहा है, ये सब चीज अपन जो है वो मेजर करना चाहते हैं। तो उनको कैसे मेजर किया जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए हम एक डिवाइस यूज करते हैं जिसको बोलते हैं बैरोमीटर। बैरोमीटर इज अ डिवाइस used to measure what, atmospheric pressure। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के काम आता है बच्चों ये बैरोमीटर, है ना। क्या होता है इसमें, देखो सेटअप इसका बहुत सिंपल सा होता है। क्या है, एक आपका कंटेनर है, उस कंटेनर में आप क्या करते हो,
हाँ बच्चों, आवाज आ पा रही है मेरी? यस यस सर। सर। तो हम बात कर रहे थे किसकी? बैरोमीटर की। बैरोमीटर किस लिए काम आता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के काम आता है। जैसे अभी हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम देखना चाहते हैं कि भाई इस जगह पर अपने कमरे के अंदर कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो यू कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ बैरोमीटर। बैरोमीटर को क्या किया जाता है? एक ओपन कंटेनर लिया जाता है और इसमें क्या है, इसको हम मरकरी से फिल कर देते हैं। मरकरी क्या होता है? मरकरी इज ए लिक्विड ऑफ मतलब मेटल ऑफ वेरी हाई डेंसिटी which is present in liquid form at room temperature. This is metal of very high density but present in liquid form at room temperature. और साथ में हम क्या करते हैं, एक वर्टिकल ट्यूब लेते हैं और उसमें भी क्या करते हैं, मरकरी फिल कर देते हैं। एक वर्टिकल ट्यूब लेते हैं और उसमें हम क्या करते हैं, वी फिल इट विद मरकरी। We take a vertical tube and fill it with mercury. और क्या किया जाता है बेटे, केयरफुली इस बात का ध्यान रखते हुए कि इस ट्यूब में एयर ना एस्केप कर जाए, एयर ना चली जाए, ध्यान रखते हुए क्या करते हैं, ये जो वर्टिकल ट्यूब है इसको मरकरी से भरे हुए वेसल में इन्वर्ट कर देते हैं। दिस वर्टिकल ट्यूब इज inverted in this vessel containing mercury, है ना? तो अब इसमें ऑब्जर्व क्या किया जाता है कि डेफिनेटली कुछ पार्ट तो मरकरी का इस वेसल में खाली होता है, लेकिन पूरा का पूरा मरकरी वेसल में खाली नहीं हो जाता, है ना? कुछ मरकरी वेसल में अपने आप बचा रह जाता है और हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं, जो भी कैलकुलेशन अपन करेंगे वो मान के चलेंगे कि ये वाला जो पार्ट है ये कैसा है, वैक्यूम है, इसमें कोई भी एयर एस्केप नहीं करे। दिस पार्ट इज वैक्यूम। अब ये बताओ, ये मरकरी इतना बचा क्यों रह गया? क्या इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा होगा बेटे, इस वाले पार्ट ऑफ मरकरी पे? क्या इस पे सर कोई नेट ग्रेविटेशनल लग रहा फोर्स होगा। लगा होगा शायद? सर जो कंटेनर में जो मर्क्यूरी है उस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा। और वो हाँ ग्रेविटेशन को ओवरकम कर रहा है, इसीलिए नहीं आ रहा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या है, ये जो वर्टिकल कॉलम पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, दिस इज गेटिंग बैलेंस्ड, ये किसी तरह से बैलेंस हो रहा। किधर से बैलेंस हो रहा है? देखो यहाँ एटमॉस्फेरिक पर प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो यहाँ पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना? हम सिर्फ इतने पार्ट को ही सिस्टम मानते हैं, इतने पार्ट को। तो इस पर यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ फोर्स लग जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू इस ट्यूब का एरिया, वो इसको बैलेंस कर रहा है ना? जैसे अगले पेज में अपन क्या करते हैं, ये जो कंसिडर मरकरी लेफ्ट इन द कॉलम एज योर सिस्टम,
इसको आप सिस्टम मानो, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो देखो हमने कहां से सिस्टम लेना स्टार्ट किया है, जो मरकरी का लेवल है ना वेसल में, उसके ऊपर ऊपर की हाइट h मान रहे हैं। समझ रहे हो बेटे? और ये h हाइट का मरकरी ही अपन सिस्टम ले रहे हैं। इस पर ऊपर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है ना, एक ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, कितना mg, और यहां से एक वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया। क्या ये बात समझ में आती है? तो क्या हो जाएगा, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया माइनस mg इक्वल टू 0, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस सर। ये 0 होना चाहिए। तो इस हिसाब से हम क्या लिखते हैं, P डेल्टा S इज इक्वल टू mg, या P डेल्टा S इज इक्वल टू, मास को कैसे लिखते हैं अपन, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, H वॉल्यूम हो जाएगा h डेल्टा S मल्टीप्लाइड बाय g। तो ये डेल्टा S से डेल्टा S कैंसिल हो जाएगा, तो P की वैल्यू रो जी H के बराबर आ जाएगी ना। क्यों भाई? P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रो जी H के बराबर। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? Yes, sir. अब देखो H तो मेजर किया जा सकता है ना, वो आपके सामने रहेगा बैरोमीटर। इस तरह का एक्सपेरिमेंट जब आप करोगे तो व्हाट इज द हाइट ऑफ मर्करी अबव mercury level in the container, that height we can measure, that is in front of us. What is rho? Rho is density of mercury. H को बेसिकली हम क्या कहेंगे, H को कहेंगे हाइट ऑफ मरकरी in the vertical tube above the mercury level in the container. Above the mercury level in the container. क्या ये बात समझ में आती है बेटा? यस सर। Yes, sir. तो क्या देखा जाता है बेटे कि at sea level, at sea level on earth, it is observed that height of mercury is equal to, कितना आता है, 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर। इतना हाइट मरकरी का कॉलम में आता है। ये बात समझ में आती है? यस सर।
अब देखो, मरकरी की जो डेंसिटी होती है ना बच्चों, वो होती है 13.6 ग्राम पर सीसी या 13600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, है ना। ये कन्वर्जन हमें ध्यान रखना है बेटे। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये किसके बराबर होता है? 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब के बराबर होता है। तो क्या ये डेटा से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पता लगा सकते हैं? डेंसिटी ऑफ मरकरी सब्स्टिट्यूट कर दो, 13600 मल्टीप्लाइड बाय जी को लगभग लिख लेते हैं 10। एच क्या है? हाइट ऑफ मरकरी, तो दैट इज 76 सेंटीमीटर, तो उसको भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा? 1360 मल्टीप्लाइड बाय 76, इतना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा लगभग कितना? 1.01 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1.01 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये ऐसा है। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? यस सर। इसको, ये जो पूरा प्रेशर है इसको हम स्क्रॉल करें, दिख नहीं रहा है वो। ओके बेटे, ये ऐसा कहाँ गया? ये नोट किया बच्चों सबने? यस सर। इसको बेसिकली हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बोलते हैं। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1.01 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। एंड इसको पता है कई बार 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी भी बोल देते हैं बच्चों। 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। अगर कोई आपसे कहे कि if pressure exerted by gas in a chamber is equal to 100 centimeter of mercury, then can you express the above pressure in Pascal?
25/19. 1.36 into 10⁵ Newton per meter. That is Pascal. Yes. Yes, sir. Recording in progress. भाई देखो सिंपल सी बात है कि 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी ये किसके बराबर होता है 1.01 into 10⁵ पास्कल. दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी ये किसके बराबर होगा 1.01 into 10⁵ डिवाइडेड बाय 76 पास्कल. इसका मतलब 100 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी किसके बराबर होगा 1.01 into 10⁵ डिवाइडेड बाय 76 into 100. 100 इतना पास्कल. तो 100/76 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है. 100/76 का मतलब कितना हो गया 50/38 25/19 तो 1.01 into 25/19 अगर हम करते हैं जी तो ये कितना आ जाएगा 19 1 19 60 19 3 57 30 तो लगभग 1.32 आ जाएगा है ना इंटू 10⁵ पास्कल या ये 1.33 इंटू 10⁵ पास्कल क्या ऐसा लिख सकते हैं बच्चों सर Yes, sir. डायरेक्टली रो जीएच में भी तो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ना हाइट. हाँ हाँ बिल्कुल वैसा भी कर सकते थे रो जीएच से भी कर सकते थे क्या ये बात समझ में आती बच्चों सबको Yes, sir. ओके और देखिए अच्छा अगर मान लो हमने ये जो बैरोमीटर के अंदर एक मैंने क्या किया एक ग्लास ट्यूब ली लेकिन ग्लास ट्यूब को क्या किया मैंने थोड़ा सा इस तरह से इन्वर्टेड करके मतलब उसको थोड़ा इंक्लाइन के तरीके से रख दिया थोड़ा टिल्ट कर दिया उसको है ना उसको हमने क्या किया है थोड़ा सा टिल्ट कर दिया है और टिल्ट सपोज मैंने कर दिया है इसको ऐसे 30 डिग्री एंगल पे मैंने इसको टिल्ट
तो इसमें हमें पता लगाना है कि ये लेंथ ऑफ मरकरी जो है वो कितनी आएगी। फाइंड द लेंथ ऑफ मरकरी। इन द ट्यूब, ये पता करना है। कैसे पता कर सकते हैं बेटे? देखो भाई, बात क्या है कि भले ही आप अगर ऐसे देखो तो एल लेंथ इसमें आप नीचे जा रहे हो, है ना, लेकिन जो प्रेशर आपका इंक्रीज हो रहा है वो वर्टिकली आप कितने आए हो उस बात पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो वर्टिकली आप कितने गए हो नीचे बेटे? एल cos 30 डिग्री की हाइट ही नीचे गए हो। Yes, sir. तो क्या है, यहाँ पर वैक्यूम है, यहाँ पर प्रेशर 0 है, उधर से जब एल लेंथ नीचे आप जाते हो तो जो इंक्रीज इन प्रेशर होगा वो कितना हो जाएगा? 0 प्लस रो जी इंटू एल cos 30 डिग्री। दिस विल बी द इंक्रीज इन प्रेशर। और इसको आप किसके बराबर लिखोगे? इसको आप लिखोगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। तो आपके पास क्या आ जाएगा? रो जी एल इंटू कॉस 30। अच्छा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या हम रो जी इंटू 76 सेंटीमीटर ऐसा लिख सकते हैं? Sir. Yes, तो sir. क्या है, रो जी से रो जी कैंसिल हो जाएगा, तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 76 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय कॉस 30 डिग्री, मतलब कॉस 30 होता है कितना? रूट Root 3, 3 by. तो 152 बाय रूट 3 सेंटी। सर वो आपने फर्स्ट स्टेप में क्या किया? हाँ बेटे, फर्स्ट स्टेप में क्या किया मैंने? देखो, हमें ये पता है ना कि एक किसी भी लिक्विड में अगर मैं एच डेप्थ पे नीचे जाता हूँ तो प्रेशर कितना बढ़ जाता है? अगर यहाँ पी है तो एच डेप्थ जाने पे प्रेशर कितना हो जाता है बेटे? क्या पी प्लस रो जी एच ऐसा लिख सकते हैं? अब इस केस में जब आप इस जगह पे हो तो प्रेशर 0 है ना। हाँ सर। अब जब आप नीचे जा रहे हो तो यूं तो आप एल डेप्थ नीचे जा रहे हो, लेकिन वो एल डेप्थ जो आप गए हो वो तो स्लांटेड लेंथ गए हो ना, एल लेंथ। वर्टिकली आप कितना नीचे गए हो वो देखो। मतलब आप ऐसे समझो कि ये जो एल आप चले हो, इस एल में से एल cos 30 डिग्री वर्टिकल चले हो और एल sin 30 डिग्री आप हॉरिजॉन्टली चले हो। तो वर्टिकली तो आप एल cos 30 डिग्री चले हो ना भाई। क्या ये बात समझ में आती है बेटे? हाँ सर। वर्टिकल डिस्टेंस दैट यू हैव मूव्ड इज एल cos 30 डिग्री, है ना। वर्टिकली जो डिस्टेंस हम चले हैं वो कितनी है? एल cos 30। तो प्रेशर तो इतना ही पड़ेगा। और जब आप इस जगह पर आ गए हो, इस पॉइंट पर पहुंच गए हो, तो ये वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट पर क्या प्रेशर बराबर होना चाहिए इन दोनों जगहों पर? At same height in a same liquid, pressure is same. क्या बात समझ में आती है? देख, अगर आपको और फंडामेंटली सोचना है तो आप कैसे सोच सकते हो? इतना पार्ट ऑफ मरकरी को आप सिस्टम मानो अपना। ये जो ट्यूब के अंदर है ना, एल लेंथ,
इसको आप सिस्टम मान लो, ठीक है। इस पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं जी? ऊपर से तो कोई फोर्स नहीं लग रहा क्योंकि वहां तो वैक्यूम है। इधर से फोर्स लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय जो भी इस ट्यूब का एरिया है वो, और mg इस डायरेक्शन में लग रहा है कि नहीं लग रहा है बेटा? अब देखो, हमें ये एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है, क्या इसका मतलब ये एंगल भी 30 डिग्री है? अब आप क्या करो, ये जिस डायरेक्शन में प्रेशर का फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस कर दो। तो उस डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस करोगे तो mg को रिजॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी ना। तो mg का इधर कंपोनेंट कितना आ जाएगा? क्या ये वाला कंपोनेंट mg cos 30 डिग्री के बराबर आ जाएगा? हाँ सर। तो अब आप जब इस डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करोगे तो mg cos 30 डिग्री लग रहा है नीचे की तरफ और p atm डेल्टा s लग रहा है ऊपर की तरफ। तो आप क्या कर दोगे, p atm इंटू डेल्टा s ये बराबर हो जाएगा किसके? mg cos 30 डिग्री के, यानी के p atm इंटू डेल्टा s। अब mg को कैसे लिख लें? मास को लिखेंगे डेंसिटी इंटू एरिया मल्टीप्लाइड बाय इसकी लेंथ, तो लेंथ l हो जाएगी इंटू g मल्टीप्लाइड बाय cos 30 डिग्री। तो क्या है, डेल्टा s से डेल्टा s कैंसिल हो जाएगा, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की क्या वैल्यू आ गई बच्चों? क्या ये रो जी एल cos 30 के बराबर आ गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर? बोलिए भी, वही तो लिखा था हम, रो जी एल cos 30 डिग्री। सर थोड़ा नीचे स्क्रॉल कीजिए। हाँ, सर इधर अज्यूम कर लिया ना सी लेवल पे है। क्या बेटे? सी लेवल पे अज्यूम कर लिया ना, इस पे डायरेक्ट 76 हाँ 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 सेंटीमीटर। हाँ हाँ बिल्कुल। ये जो पूरा हम परफॉर्म कर रहे हैं वो कहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं? सी लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं। वो ये फोर्स के कंपोनेंट वगैरह लेना आता है कि नहीं आता बच्चों अपने को? आता है सर। आता है सर। यस आता है सर। हाँ, जैसे मान लो कि कोई फोर्स लग रहा है F इस तरीके से, है ना, उसका मेरे को किसी एक डायरेक्शन में और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर कंपोनेंट लेना है तो तरीका क्या होता है? मान लो इधर एंगल बनता है थीटा, तो जिधर थीटा एंगल बन रहा है उधर वो एफ कंपोनेंट आ कॉस जाएगा थीटा F cos theta. F cos थीटा, और उसके अपोजिट में एफ साइन थीटा। और उसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा? F sin F sin। थीटा। बेसिकली ये जो F है वो F cos थीटा और F sin थीटा से मिलके बना हुआ है, ऐसा हम मान सकते हैं, है ना। हम क्या करते हैं, जिस भी फोर्स के कंपोनेंट करते हैं उसको तो डायगोनल मान लेते हैं और बाकी दो परपेंडिकुलर साइड रेक्टेंगल की तैयार कर देते हैं। तो पैरेललोग्राम के फॉर्म में बना लेते हैं अपन उसको, ताकि पैरेललोग्राम लॉ लग पाए। क्यों बेटे? बेसिकली तो यही कर रहे होते हैं ना अपन। क्या ये हाँ बात सर। समझ में आती है? यस सर। Yes, sir. या आप ये बात डायरेक्टली भी याद रख सकते हो, क्या है, फ्लूइड के कॉन्टेक्स्ट में, कि अगर हम किसी स्टेशनरी फ्लूइड में हैं
और क्या हो रहा है बेटे, आप किसी पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी तक जाते हो और कुछ एल लेंथ आप जाते हो एट एंगल थीटा, तो जो प्रेशर बढ़ जाता है वो कितना बढ़ जाता है, प्रेशर एट बी इज इक्वल टू प्रेशर एट ए प्लस रो जी मल्टीप्लाइड बाई एल कॉस थीटा। समझ रहे हैं बेटा? हाँ सर। भाई बात क्या है, आप ऐसे देखो कि बी के हॉरिजॉन्टल लाइन, बी से एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ कर दी और ए के ठीक नीचे तक अपन पहुंच गए, पॉइंट सी तक पहुंच गए, तो क्या प्रेशर एट सी और प्रेशर एट बी बराबर है क्या? Yes, sir. और प्रेशर एट सी को हम क्या लिख सकते हैं, मान लो ए और सी के बीच की दूरी h है, तो प्रेशर एट सी को प्रेशर एट ए प्लस रो जी एच ऐसा लिख सकते हैं। यस सर। हाँ, sir. और प्रेशर मतलब ये h की वैल्यू क्या रख सकते हो आप, h को L cos थीटा ही तो रखोगे, यस सर। है ना? तो प्रेशर एट सी लिखें या प्रेशर एट बी लिखें, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रेशर एट ए प्लस रो जी मल्टीप्लाइड बाई एल कॉस थीटा, है ना? क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? यस सर। यस सर। अब देखो इसी कॉन्सेप्ट पे क्या है, एक छोटा सा क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं। मानो कि आपको कहा जाए कि ये 3 वेसल्स हैं, से 1 सेकंड ऊपर करिए। हाँ बेटा, हाँ ये सेकंड। सर वेट। यस सर। तो देखो बेटे क्या है, ये हमारे पास 3 कंटेनर्स हैं,
और तीनों कंटेनर्स में हमने क्या है बच्चों, इक्वल हाइट तक वाटर फिल किया हुआ। Water is filled up to equal heights in all three containers. And all three containers have equal base area. This is container A, this is container B, this is container C. तो हमें क्या करना है, arrange force exerted by liquid on the base of these containers in ascending order. Arrange force exerted by liquid on the base of these containers in ascending order. है ना? All containers have same liquids filled in them. All containers have equal liquids filled in. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कुछ बच्चों ने सही आंसर बताया है। गुड गुड गुड। सबने, जिसने बताया अभी तक सबने सही बताया। देखो क्या होगा बच्चों, यस यस यस, क्या हम बोल सकते हैं तीनों लिक्विड्स जो हैं वो बेस पे बराबर बराबर फोर्स एक्सर्ट करेंगे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। व्हाई? बिकॉज सर हाइट सेम है दोनों वाटर कॉलम का, इसलिए प्रेशर इक्वल एग्जर्ट होगा। हाँ भाई, फोर्स को क्या लिखेंगे, प्रेशर इनटू एरिया। एरिया सेम है, ये तो हमें गिवन ही है ना? और प्रेशर हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच, रो सेम है ना? हाइट सेम गिवन है, तो क्या है, प्रेशर भी इसका मतलब सेम, एरिया भी सेम, तो प्रेशर इनटू एरिया की वैल्यू क्या तीनों के लिए सेम आ जाएगी क्या बच्चों? हाँ सर। प्रेशर इनटू Yes, एरिया sir. की वैल्यू जो है वो तीनों के लिए सेम आ जाएगी। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? Yes, sir. ओके। अच्छा, अगर हम ये कहें कि calculate weight of liquids in the above problem, arrange
weights of the liquids in above containers in increasing order. तो क्या ये कैलकुलेट कर पाएंगे भाई? Weights of the liquids in above containers in increasing order. सर दोनों का डेंसिटी सेम होगा, बस वॉल्यूम डिफर करेगा तीनों का। और फर्स्ट और थर्ड का वॉल्यूम भी आई थिंक सेम ही होगा, दैट्स व्हाई फर्स्ट और थर्ड का ज्यादा वॉल्यूम होगा सेकंड वाले से, सो उनका वेट ज्यादा होगा। सर तीनों इक्वल होगा क्या? नहीं, देखो सबसे कम वेट होगा सी वाले लिक्विड का, उसके ज्यादा होगा बी का, और सबसे ज्यादा होगा ए का। बेसिकली वेट क्या होता है बेटे? वेट होता है mg, मास को लिखेंगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। अब डेंसिटी तो सेम है, जी भी सेम, इसका मतलब वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड का, ऐसा बोल सकते हैं। यस यस वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, है ना? और तो वॉल्यूम सबसे ज्यादा किसका है? देखो बेस का एरिया सेम है, यू स्टार्टेड विद द सेम एरिया, राइट? अब जो सबसे पहले वाला वेसल है, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो उसका एरिया बढ़ ही रहा है ना? जो बीच वाला वेसल है उसका एरिया कांस्टेंट रह रहा है, और जो सबसे नीचे वाला वेसल है उसका एरिया क्या हो रहा है? बढ़ते ऊपर जाने पर कम हो कम रहा है। हो रहा है ना? तो क्या हम बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो एरिया है या सबसे ज्यादा वॉल्यूम जो लिक्विड ऑक्यूपाई किया हुआ है वो ए वेसल में ही ऑक्यूपाई किया है, यस और सर, सबसे कम ए से कम बी में, और बी से कम सी में। सी में। सी में। सर क्या हम हाँ। ऐसा भी बोल सकते हैं कि ए वाले वेसल में जो सरफेस का एरिया है टॉप पे वो ज्यादा है, तो उस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा एरिया पे बढ़ रहा है, हम्म, तो उस पे फोर्स ज्यादा होगा मतलब ऊपर सरफेस पे, एंड कम कम बी एंड सी में, तो उससे कुछ। उससे फिर अपन कंक्लूड क्या करेंगे? मतलब हाँ ये बात तो सही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फोर्स जो है वो ए उधर, पे ज्यादा होगा देन बी पे देन सी पे, सो वैसे वेट। नहीं वेट तो mg होता है ना बेटे, वेट में एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कोई रोल नहीं है। ओके सर। Weight is mg, gravitational force acting on an object is its weight। तो उसको तो आप mg से डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा अब देखो, जो सोचने वाली बात है वो ये है कि साहब वेट बराबर है, तो लेकिन उसके बाद भी जो है बेस पे फोर्स बराबर क्यों लग रहा है? मतलब वेट अलग अलग है तब भी बेस पे फोर्स बराबर क्यों लग रहा है ना? मतलब अर्थ तो ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज्यादा इस पे लगा रही है, उससे कम इस पर, और सबसे कम इस पे लगा रही है, लेकिन यहां से जो फोर्स लग रहा है वो सेम लग रहा है, ऐसा क्यों? हाँ भाई देखो बात क्या है, जो पहला वाला वेसल है हमारा, उसका अगर उसमें जो लिक्विड है उसका आप अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो तो वो कैसा बनेगा? देखो क्या वो इस तरह का बनेगा? इधर से लग रहा है mg, इधर से लग रहा है नॉर्मल, और ये जो
साइड वॉल हैं वो इधर से फोर्स लगा रही है ना, क्यों बेटे? ये मैंने किसका Yes, फ्री sir. बॉडी डायग्राम बनाया है? ऑब्जेक्ट ए का. इस लिक्विड का लिक्विड इन ए. लिक्विड इन ए। तो ये वाला mg ज्यादा है, लेकिन इस mg का कुछ पार्ट ये दोनों फोर्सेस मिलके बैलेंस कर लेंगे ना। और अगर हम B की बात करें तो उसमें क्या होगा भाई? mg लग रहा है नीचे, जो कि इससे कम है, लेकिन ये mg पूरा का पूरा इधर वाले नॉर्मल से बैलेंस हो रहा। और थर्ड वाले की अगर हम बात करें तो उसमें mg सबसे कम आ रहा है भले, लेकिन क्या हो रहा है बेटे कि जो साइड वॉल हैं वो खुद भी ऐसे फोर्स लगा रही है ना इसमें। तो यहाँ से जो बेस जो लिक्विड पे नॉर्मल लगा रहा है वो इसके वेट से ज्यादा लगा रहा है। यहाँ पर वेट के बराबर लगा रहा है, यहाँ पर वेट से कम लगा रहा है। तो वेट ज्यादा कम होने के बावजूद भी जो बेस का फोर्स है वो सेम आ रहा है दोनों। बेस का फोर्स जो है वो दोनों पे सेम आ रहा है। क्या ये चीज समझ में आती? यस सर. सर एक और बार समझा सकते हैं ये? हाँ देखो भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो आपका ए वाला वेसल जो है वो ऊपर जाके जो ब्रॉड हो रहा है उसका वेट ज्यादा है, बट साथ में जो साइड वॉल्स हैं वो उस पर ऐसे फोर्स लगा रही हैं जिनका एक कंपोनेंट ऊपर आ रहा है। तो वो जो ऊपर वाला फोर्स है वो एक्स्ट्रा वेट को बैलेंस कर दे रहा है। बीच वाले वेसल में क्या हो रहा है? बीच वाले वेसल में वेट जो है वो पहले वाले के कंपैरिजन में कम है ना, लेकिन उस पर ऐसा ऊपर की तरफ कोई फोर्स आ भी नहीं रहा। तो आप क्या करो, सेकंड वाले वेसल को रेफरेंस लेके कंपेयर करो। सेकंड वाले वेसल में नॉर्मल mg के बराबर है, जितना सेकंड वाले वेसल में वेट है नॉर्मल उसके बराबर है। सेकंड से जब आप 1 पे जाओगे तो क्या होगा? मास तो बढ़ जाएगा, लेकिन वो जो बढ़े हुए मास जो का जो कंपोनेंट है वो वॉल के नॉर्मल फोर्सेस से बैलेंस आ जाएगा। इस वजह से जो बेस का नॉर्मल है वो पहले और दूसरे में सेम रहेगा। अब दूसरे को तीसरे से कंपेयर करो। तीसरे वाले वेसल में जब आप गए तो लिक्विड का वॉल्यूम कम है, लेकिन जो साइड वॉल है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट कर रही है। तो mg प्लस वो साइड वॉल का फोर्स मिलकर के बेस के नॉर्मल के बराबर आ रहा है ना। तो बेस का नॉर्मल उस तरह से यहाँ पर क्या हो जा रहा है, इसके खुद के वेट कम होने के बावजूद भी ज्यादा लग जा रहा है, सेकंड वाले के बराबर आ पा रहा है। हाँ सर समझा। ओके अब देखिए, जैसे इसी में क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है ऑफ मैनोमीटर, है ना। किसका कॉन्सेप्ट होता है बेटे? मैनोमीटर। मैनोमीटर बेसिकली क्या करता है? सर आप क्वेश्चन दे रहे हो एग्जांपल? मैं बेसिकली मैनोमीटर की अपन थ्योरी पढ़ते हैं। मैनोमीटर का क्या कॉन्सेप्ट होता है देखो। देखो जैसे हम क्या करते हैं, एक कोई बॉक्स है जिसमें कि गैस भरी हो। कंसिडर अ बॉक्स फिल्ड विद सर्टेन गैस।
और उस गैस का प्रेशर है कितना P। अब हमने क्या किया, यहां से एक ट्यूब निकालते हैं। ठीक है, ये एंड दिस ट्यूब इज लेट्स से ओपन टू एटमॉस्फेयर। अब इसमें क्या किया था, मरकरी डाल दिया जैसे मैंने। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो दो लिम्स हैं इस ट्यूब के, इस दोनों लिम्स में मरकरी की हाइट में डिफरेंस कैलकुलेट करके हम ये बता सकते हैं कि गैस का प्रेशर कितना होगा। कैसे बता सकते हैं, देखो ये वाला जो पार्ट है राइट लिम्ब के सरफेस पर अगर आप प्रेशर की बात करोगे तो यहाँ पे प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस के बराबर ही होगा ना बच्चों। यस सर। अगर यहाँ पर प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस के बराबर है तो क्या इसी पॉइंट के सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में अगर मैं लेफ्ट लिम्ब पे एक पॉइंट ले लूं तो क्या वहां भी प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस के बराबर ही होगा? क्यों, इसके पीछे लॉजिक क्या है? तो सेम हाइट पे सेम प्रेशर होता है। सेम हाइट पे सेम लिक्विड में प्रेशर सेम होगा। बेसिकली बात क्या है, इस वाले पॉइंट से आप थोड़ा नीचे गए तो प्रेशर कुछ बढ़ गया और फिर वापस उतना ही ऊपर आ गए तो फिर उतना कम हुआ, तो जितना नीचे जाने पर बढ़ा एग्जैक्टली उतना ही ऊपर आने पर प्रेशर कम भी हो गया, यानी कि जो प्रेशर यहाँ था वो यहाँ का यहाँ सेम प्रेशर रहा इन दोनों पॉइंट्स। क्या ये बात समझ में आती? यस सर। अच्छा, अगर यहाँ पर प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस है, अगर मैं ये वाली हाइट पता कर लूं h, द डिफरेंस ऑफ हाइट इन टू लिम्स, तो देखो आप h के टर्म्स में प्रेशर ऑफ गैस को एक्सप्रेस कर सकते हो। क्या इस पॉइंट पर प्रेशर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर लिख सकते हो बेटा? क्योंकि ये वाला पार्ट तो ओपन टू एटमॉस्फेयर है ना, लेफ्ट लिम्ब इज बिकॉज इट इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, तो वहां तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर का प्रेशर है। अब वहां से जब आप h डेप्थ नीचे आते हो तो क्या आप ऐसा लिख सकते हो, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच? क्या ऐसा लिख सकते हैं? बोलो भाई। हाँ सर। है ना, तो हमें अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पता है, एच हमने मेजर कर लिया, तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस कैलकुलेट हो जाएगा इस इक्वेशन, है ना। इनफैक्ट ये जो प्रेशर होता है ना, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस माइनस प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर, जिसको हम रो जी एच लिख देते हैं बच्चों, ये जो चीज होती है इसको हम गॉज प्रेशर ऑफ गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? गॉज प्रेशर ऑफ गैस, बेसिकली प्रेशर इन एक्सेस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। गॉज प्रेशर का मतलब क्या होता है? प्रेशर इन एक्सेस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या ये चीज समझ में आती है?
क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों? हाँ सर। गॉज प्रेशर क्या होगा? प्रेशर इन एक्सेस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सर आप वापस बता सकते प्रेशर इन गैस प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर प्लस पी कैसे हुआ? भाई हमने वो कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, एक लिक्विड में जब हम एच डेप्थ नीचे आते हैं तो प्रेशर ρgh अमाउंट से बढ़ जाता है, यस सर। है ना? तो यहाँ जो आप सरफेस पे जब हो, लेफ्ट लिम्ब की सरफेस पे जब हो, इस जगह पे हो, तो प्रेशर कितना है? P80m। और वहां से एच डेप्थ नीचे आओगे तो कितने अमाउंट से बढ़ जाएगा बेटे प्रेशर? ρgh। ρgh। और वो बढ़ करके क्या प्रेशर इस पॉइंट पर प्रेशर ऑफ गैस के बराबर है यस सर। है ना? यहाँ पर H क्या है बेसिकली बेटे? H इज डिफरेंस ऑफ हाइट ऑफ सरफेस इन टू लिम्ब्स। दो लिम्ब्स में जो सरफेस की हाइट में डिफरेंस है वो H। यही है ना H? देखो क्या, यस सर। ये सरफेस इन दोनों की हाइट में जो डिफरेंस है वही H। क्या ये बात समझ में आ रही है? इसको फील करो, मतलब देखो क्या हो रहा है। उधर उधर क्यों ज्यादा चढ़ा हुआ है मरकरी? लेफ्ट लिम्ब में ज्यादा क्यों चढ़ा हुआ है? क्योंकि इधर से गैस एक्स्ट्रा प्रेशर लगा रही है। समझ रहे हो? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर गैस इस तरफ से लगा रही है, तो दूसरी तरफ क्या हो गया? वो ज्यादा, हालांकि उधर से भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है बेटे, लेकिन लेफ्ट वाला प्रेशर ज्यादा होने की वजह, राइट वाला प्रेशर ज्यादा होने की वजह से वो ऊपर चढ़ा हुआ है, लेफ्ट वाला पार्ट। समझ रहे हैं? यस सर। तो ये अपने को क्या है, ये फील होना चाहिए कि हाँ जिधर प्रेशर ज्यादा है तो दूसरी तरफ मरकरी ज्यादा ऊपर चढ़ जाएगा। क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। यस सर। है ना? देखो जैसे इसी तरह का एक सवाल और कराते हैं तो क्या है? जैसे ये है बेटा, है ना? अब क्या है, मान लो हमें दिया गया है कि इसमें हमने क्या कर रखा है, एक लिक्विड फिल किया हुआ है और उस लिक्विड की डेंसिटी है बच्चों, रो डेंसिटी का लिक्विड हमने फिल किया। कितनी डेंसिटी का लिक्विड फिल किया हुआ है? रो। रो डेंसिटी का लिक्विड हमने फिल किया। दोनों जो लिम्स हैं दे आर ओपन टू एटमॉस्फेयर। तो क्या बताओ, दोनों में बराबर बराबर होगा क्या लेवल? हाँ यस सर। सर। दोनों में Yes, लेवल यस सर। बराबर बराबर हो, है ना? अब हम क्या करते हैं कि अ, इस लिक्विड की डेंसिटी हमें दी हुई है रो। अब हम लिखते हैं कि अनदर लिक्विड
which is immiscible with the liquid in the tube of density 2 rho by 3 is poured in the left limb of the U tube. लेफ्ट लिम्ब में हमने कितनी डेंसिटी का लिक्विड पोर किया बेटे? 2 रो बाय 3 डेंसिटी का लिक्विड पोर किया, है ना? If the liquid poured occupies a height h in the क्या लिम्ब, कितनी हाइट ऑक्यूपाई कर रहा है वो? h हाइट ऑक्यूपाई कर रहा है. देन फाइंड द डिफरेंस ऑफ हाइट्स. heights of surfaces open to atmosphere in the two limbs. दोनों लिम्स में जो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में जो सरफेसेस हैं उनकी हाइट में कितना डिफरेंस आ जाएगा, ये हमें कैलकुलेट करना है. क्वेश्चन नोट कर लिया बच्चों सबने? यस हाँ, सर. सर. नोटेड बच्चों? क्वेश्चन नोटेड? Yes, sir. यस सर. ओके. तो देखो क्या है, सर वो ब्रैकेट में क्या लिखा है? इमिसिबल. इमिसिबल मतलब वो लिक्विड इस लिक्विड के साथ मिक्स नहीं होता. देखो अब बेटे आप ऐसे समझो कि जब हम वो लेफ्ट साइड में लिक्विड डालेंगे तो राइट साइड के लिक्विड के लेवल पे क्या फर्क पड़ेगा? वो इंक्रीज होगा. वो उधर ही रहेगा, नीचे चला जाएगा या थोड़ा ऊपर जाएगा? सर ऊपर जाएगा. थोड़ा ऊपर जाएगा, है ना? तो क्या है बेटे, जाहिर सी बात है कि इधर से ये लेवल नीचे जाएगा थोड़ा और उधर से उतना ही ऊपर चला जाएगा. भाई टोटल तो सेम है ना. तो यहां से ये नीचे चला गया और उधर से लिक्विड ऊपर चला गया. ठीक है. और इधर जो है हमने जो नया लिक्विड डाला वो हम मान लेते हैं कितनी हाइट हमें दिया हुआ है, वो कितनी हाइट ऑक्यूपाई करता है? कितनी हाइट ऑक्यूपाई करता है वो? एच हाइट को ऑक्यूपाई. है ना? अब देखो हमको कैलकुलेट क्या करना है,
हमको कैलकुलेट ये करना है कि साहब ये वाला जो लेवल है और ये जो लेवल है, इन दोनों में लिक्विड के लेवल में डिफरेंस कितना है, ये वाली चीज ही तो कैलकुलेट करनी है। दोनों लिम्स में सरफेसेस की हाइट में डिफरेंस कितना है। ये जो लिक्विड है ये डेंसिटी रो है, इधर जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी 2 रो बाई। अच्छा अब एक बात मुझे बताओ, क्या मैं यहां पर एक पॉइंट ले लेता हूं और सेम हाइट पर इधर एक पॉइंट ले लेता हूं, क्या इन दोनों पॉइंट्स पे प्रेशर बराबर होने चाहिए क्या? हाँ यस सर। सर। यस सर। इन दोनों पॉइंट्स पे इधर प्रेशर P बोलता हूं तो यहाँ पे भी प्रेशर कितना होना चाहिए, P। अब आप क्या करो, ये वाली जो हाइट है इसको H डैश मान लो, इधर प्रेशर P ATM है ना, तो ये जो प्रेशर हम P लिख रहे हैं, क्या इसको P ATM प्लस रो G H डैश ऐसा लिख सकते हैं? यस सर। और ये जो आपने इधर P लिखा हुआ है, क्या इसको P ATM प्लस 2 रो बाई 3 इंटू G इंटू H क्या ऐसा लिख सकते हैं? यस सर। यस सर। क्या ये दोनों बराबर आ जाएंगे? यस हाँ सर। दोनों को इक्वेट कर दो, Yes, P sir. ATM प्लस 2 रो बाई 3 इंटू G इंटू H इज इक्वल टू P ATM प्लस रो G H डैश। तो P ATM से P ATM कैंसिल हो गया और रो G से रो G कैंसिल हो गया, तो H डैश की वैल्यू 2H बाई 3 आ गई ना, और H डैश 2H बाई 3 आ गया। तो मुझे ये जो हाइट में डिफरेंस पता लगाना था, डेल्टा H, क्या इस डेल्टा H को H माइनस H डैश ऐसा लिख सकते हैं? यस। यस सर। और ये हो जाएगा H माइनस 2H बाई 3। तो क्या ये वैल्यू H बाई 3 के बराबर है? हाँ सर। ये वैल्यू H बाई, बोल क्या ये चीज समझ में आती है कुछ? यस सर। यस सर। अच्छा इसी सवाल में अगर मैं ये पूछूं कि चलो ठीक है वो अपन और देखो और इसमें किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। से हम्म यस सर। ओके देखिए, मान लो हमें कहा जाए कि साहब एक कंटेनर में रो डेंसिटी का लिक्विड भरा हुआ है एंड दैट कंटेनर इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, है ना। base of the container is base of the container is in the shape of a square, of side length L,
डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज रो, तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट फोर्स exerted by the liquid on the base of the container and on the side wall of the container. On the base of the container and on the side wall of the container. और लिक्विड कितनी हाइट तक भरा हुआ है वेसल में, h हाइट तक भरा हुआ। अगर हम बेस की बात करें तो क्या बेस के हर पॉइंट पर प्रेशर बराबर है क्या बच्चों? यस सर। बेस के हर पॉइंट पर प्रेशर बराबर, तो प्रेशर बराबर है तो फोर्स को प्रेशर इनटू एरिया करके लिख सकते हैं, क्यों भाई? यहाँ प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सरफेस से आप h डेप्थ नीचे जाओगे तो बेस आ जाएगा, तो बेस के हर पॉइंट पर प्रेशर कितना है, क्या P ATM प्लस रो जी एच के बराबर है क्या? एट ऑल पॉइंट्स ऑन द बेस पर क्या प्रेशर P ATM प्लस रो जी एच के बराबर है? यस सर। तो अगर प्रेशर P ATM प्लस रो जी एच के बराबर है तो जो फोर्स लगेगा क्या उसको डायरेक्टली प्रेशर एट द बेस मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ बेस ऐसा कर दें? प्रेशर एट बेस इज P नॉट प्लस रो जी एच, एरिया ऑफ द बेस इज L स्क्वायर, तो फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन द बेस इतना आ जाए। बोलिए बच्चों। यस सर। ओके, अब बात करते हैं किसकी, साइड वॉल पे लगने वाले फोर्स। किसकी बात करते हैं अपन? फोर्स ऑन द साइड वॉल। अगले पेज पे चले बच्चों, साइड वॉल पे फोर्स निकालें। यस सर। यस सर। अच्छा क्या बताओ, साइड वॉल पे हर जगह प्रेशर सेम होगा क्या? नो सर, हाइट के साथ वेरी करेगा। हाइट के साथ वेरी करता जाएगा ना बेटा, सेम हाइट पे सेम रहेगा, लेकिन क्या होगा, हाइट के साथ वेरी करता जाएगा। जैसे जैसे डेप्थ पे जाते जाओगे प्रेशर बढ़ता जाएगा ना। यस सर। हाँ सर। है ना? तो अब हम मतलब उसको कैलकुलेट कैसे करें? सपोज ये आपकी साइड वॉल है, राइट, दिस इज योर साइड वॉल, और इसमें क्या है, ये किसी h हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है। अब यहाँ पर प्रेशर की कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू तो है नहीं बच्चों। 4 चमचे साखर, 3 चमचे अरे भाई माइक किसका ऑन है? रिया। प्रेशर की कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू तो है नहीं कि हम उस प्रेशर को एरिया से मल्टीप्लाई कर दें तो फोर्स आ जाएगा हमारे पास। तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, हम एक ऐसा एरिया बनाते हैं जहां पर प्रेशर को कांस्टेंट मान सकें। तो हमें पता है कि यार अगर हम सरफेस से y डेप्थ के सारे पॉइंट्स, मतलब समान डेप्थ के सारे पॉइंट्स इकट्ठे कर लें तो उन सब जगहों पर प्रेशर बराबर आ जाएगा। और आप क्या करो, क्योंकि एक लाइन का तो कोई एरिया होता नहीं है,
तो हम क्या करें, एक बहुत ही पतली सी स्ट्रिप बना लेते हैं। कंसिडर अ वेरी थिन स्ट्रिप जिसकी विड्थ क्या है बेटे, जिसकी विड्थ है dy, है ना। तो हमने क्या किया, मैं कह रहा हूं कंसिडर अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ऑफ infinitely small width dy, of infinitely small width dy. Pressure at all points of this strip को क्या हम P नॉट प्लस रो जी वाई ऐसा लिख सकते हैं। प्रेशर एट ऑल पॉइंट्स ऑफ दिस स्ट्रिप को P नॉट प्लस रो जी वाई ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, बोलिए। प्रेशर एट ऑल पॉइंट्स ऑफ दिस स्ट्रिप को क्या P नॉट प्लस रो जी वाई लिख सकते हैं। Yes, sir. आप कहोगे सर कुछ पॉइंट्स तो y डेप्थ पे हैं, लेकिन कुछ की डेप्थ तो y प्लस dy भी है। देखो y प्लस dy कैन बी इग्नोर्ड इन कंपैरिजन टू y, क्यों बच्चों, Yes, sir. है ना, बिकॉज dy इज इनफाइनाइटली स्मॉल, y प्लस dy कैन बी इग्नोर्ड इन कंपैरिजन टू y। तो व्हाट आई कैन राइट इज दैट प्रेशर एट ऑल पॉइंट्स ऑफ दिस स्ट्रिप इज इतना, तो फोर्स ऑन द स्ट्रिप कितना आएगा, फोर्स ऑन दिस स्ट्रिप आ जाएगा P नॉट प्लस रो जी वाई मल्टीप्लाइड बाई एल डी वाई, कैसा आ जाए, फोर्स Yes, ऑन sir. दिस स्ट्रिप इतना Yes. आ जाएगा। तो ये बेसिकली एक स्ट्रिप पे आया है, ऐसी कई सारी स्ट्रिप बना करके और आप उन फोर्सेस को ऐड कर दो या यूं कहें कि इंटीग्रेट कर दो, तो क्या टोटल फोर्स आ जाएगा बच्चों। Yes, sir. और इंटीग्रेशन करने के लिए आपका वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, y है, तो यू विल हैव टू वेरी y, कहां से कहां तक, 0 से h तक वेरी करना पड़ेगा ना y को, y नीड्स टू बी वेरीड फ्रॉम 0 टू h, y को कहां से कहां तक वेरी करना पड़ेगा बेटे, 0 से h तक। तो क्या आ जाएगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ, दो इंटीग्रेशन में डिवाइड कर देते हैं, P नॉट इंटू एल इंटू डी वाई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ रो जी एल इंटू वाई डी वाई, और दोनों को 0 से h तक और 0 से h तक इंटीग्रेट कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखो P नॉट इंटू एल तो कांस्टेंट है, वो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन के अंदर बचा इंटीग्रेशन डी वाई, 0 से h तक करना है, इधर रो जी एल पूरा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी वाई अगेन 0 से h तक करना है, तो ये आ जाएगा P नॉट इंटू एल इंटू एच प्लस रो जी एल इंटू वाई डी वाई का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई 2 लिमिट डालेंगे तो h स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। Yes, sir. तो क्या फोर्स की वैल्यू इतनी आ जाएगी, P नॉट एल एच प्लस रो जी एल इंटू एच स्क्वायर बाई, है ना। देखो इस वजह से क्या होता है कि जो डैम्स बनाए जाते हैं ना बेटे, डैम्स की वॉल जो होती हैं उनकी थिकनेस नीचे जाने पर ज्यादा होती, उनकी थिकनेस जो है वो नीचे जाने पर क्या होती है, डेप्थ पे थिकनेस ज्यादा बनाई जाती है उनकी, क्योंकि डेप्थ पे प्रेशर ज्यादा आने वाला। ये बात समझ में आती है। Yes, sir. सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो। ऊपर स्क्रॉल कर मतलब ऐसा, ऐसा हाँ सर बस।
क्या ये बात समझ में आई बच्चों? Yes, sir. देखो इसको करने का एक बिना इंटीग्रेशन वाला तरीका भी है। वो क्या है, देखो ये जो टॉप लेयर है वहां पे प्रेशर कितना है बेटे, पी नॉट, और सबसे नीचे वाले पॉइंट पर प्रेशर कितना है, बोलो? बेस पे प्रेशर P naught plus rho GH. रो जी एच। तो आप क्या करो, क्योंकि प्रेशर जो है वो यूनिफॉर्मली वेरी कर रहा है, मतलब लीनियरली बढ़ता जा रहा है, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, एवरेज प्रेशर इनटू एरिया। एवरेज प्रेशर कैसे लिखोगे, इनिशियल प्रेशर प्लस फाइनल प्रेशर बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय एरिया। इनिशियल प्रेशर क्या है, पी नॉट, फाइनल प्रेशर है पी नॉट प्लस रो जी एच होल डिवाइडेड बाय 2, और एरिया कितना है बेटे, एल मल्टीप्लाइड बाय एच। तो उस हिसाब से अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पी नॉट प्लस रो जी एच डिवाइडेड बाय 2 इंटू एल इंटू एच। तो पी नॉट प्लस रो जी एच बाय 2 इंटू एल एच। तो पी नॉट एल एच प्लस रो जी इंटू एल इंटू एच स्क्वायर बाय 2, ये ऐसा हो जाए। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर सर। हम एवरेज प्रेशर कैसे ले सकते हैं? क्या बोल रहे हो बेटे? एवरेज प्रेशर कैसे ले सकते हैं? भाई एवरेज प्रेशर आप ऐसे ले सकते हो, क्योंकि प्रेशर आपका यूनिफॉर्मली वेरी कर रहा है ना यहाँ पे, इस वजह से ये ट्रिक काम कर जा रही, समझ रहे हो? ये बात आप ध्यान रख सकते हो, नोट दैट दिस ट्रिक्स वर्क्स बिकॉज प्रेशर इंक्रीजेस linearly with height। लीनियर इंक्रीज की वजह से ये ट्रिक काम कर जा रही है। अगर लीनियरली वेरी नहीं करता तो ये काम नहीं करती, है ना? लीनियरली का मतलब h की पावर 1 के प्रोपोर्शनल है। पी नॉट प्लस रो जी वाई जैसा एक्सप्रेशन बन रहा है। अगर रो जी वाई की जगह रो जी वाई स्क्वायर या रो जी वाई क्यूब होता तो फिर हमारा ये शॉर्टकट वाला तरीका काम नहीं करता। क्या ये चीज समझ में आती है? यस सर। Yes. है ना? तो ये बात है। एक क्वेश्चन मैं देता हूं, वो आपको हाँ देखो, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, वो आप अभी घर से ट्राई करके लेके आना। कि मान लो हमारे पास क्या है, एक दो लिक्विड्स का, दो इमिसिबल लिक्विड्स का मिक्सचर, है ना? और ऊपर वाले लिक्विड की डेंसिटी है 2 रो, और नीचे जो लिक्विड है, सॉरी, ऊपर वाले लिक्विड की डेंसिटी है रो, और नीचे जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी है 2 रो, और दोनों में एच हाइट तक लिक्विड भरा हुआ, ठीक है? तो हमें क्या करना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को पी नॉट मान करके बेस पे फोर्स कितना लग रहा है वो कैलकुलेट करना है, और साइड वॉल पे कितना फोर्स लग रहा है ये कैलकुलेट करना है। फोर्स ऑन बेस, फोर्स ऑन द साइड वॉल, ठीक है? ओके बच्चों, तो बाकी अगली क्लास में पढ़ेंगे अपन। ये क्वेश्चन नोट कर लो, ये आपको कैलकुलेट करके लाना है। बेस का डायमेंशंस क्या है,
Dimensions of base are L cross L. Dimensions of base are L cross L. सर ऊपर जो डेरिवेशन हुआ है वो स्फीयर में भी हम लोग एवरेज ले सकते हैं क्या? यस, स्फेयर में भी ले सकते हो, बिल्कुल कर Done, सकते sir. हो, स्फेयर में भी कर सकते हो आप, है ना, क्योंकि वेरी तो लीनियरली वहां भी करेगा। ऐसे तो सर हर बार लीनियरली वैरी करेगा। नहीं, हर बार नहीं करेगा। जैसे अभी हम आगे चल के देखेंगे कि जैसे मान लो क्या है, आपने एक ट्यूब है, ट्यूब को ऐसे रोटेट कर दिया, हॉरिजॉन्टल ट्यूब को रोटेट कर दिया, तो उसमें अपन देखेंगे कि प्रेशर जो है वो वाई स्क्वायर के फंक्शन में वेरी करने लग जाता है इंस्टेड ऑफ वाई। हाँ, जो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस हैं उसमें तो लीनियरली ही वेरी करेगा, ये बात सही। लेकिन ऑफ कोर्स ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जा सकती है कि जहां पर लीनियरली वेरी ना करे। ठीक है बच्चों, बाकी अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं इसको। Bye, sir. Bye, sir.